तो 92 कैदियों से भरा हुआ प्लेन जिसे अलास्का के ऊपर से उड़ा कर ले जाया जा रहा है, लेकिन किसी तकनीकी खराबी के कारण वो उन्हीं बर्फीले पहाड़ों में क्रैश हो गया। पर वो 92 कैदी गए कहाँ? उस वीरान जंगल में से? चलिए जानते हैं। भारी भरकम पुलिस की तैनाती में इन कैदियों को लाया जा रहा है। एक एक करके सभी को प्लेन के अंदर बैठाया गया। सबकी निगाहें सिर्फ एक कैदी पर थी जिसके साथ ज्यादा पुलिसकर्मी थे। उसके मुंह को ढका हुआ था। ऐसा लग रहा है कि मानो अगर उसने कुछ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आखिर इसने जुर्म क्या किया है, ये चीज आपको कुछ देर में पता चल जाएगी। फिलहाल सभी कैदियों को लेकर प्लेन उड़ान भरता है। इधर CIA को भी इसकी अपडेट दे दी जाती है। प्लेन में माहौल एकदम शांतिपूर्वक रहता है, लेकिन अचानक से उसके लेफ्ट इंजन में धमाका हो जाता है जिससे कि प्लेन का एक साइड पूरा खुल जाता है। हवा का तेज झोंका पूरे प्लेन को हिला रहा था। ये हवा इतनी तेज और भयानक थी और कुछ कैदी तो उसी में उड़कर बाहर चले जाते हैं। पर इस बीच जो सबसे खतरनाक कैदी था वो खुद के दांत को तोड़कर उसे अपने हाथों की हथकड़ियों को खोल लेता है। बड़ा ही शातिर कैदी है ये। अब अगर वो चाहता तो खुद भी कूद जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो वहां मौजूद सभी सोल्जर से उन्हीं हालातों में लड़ना शुरू कर देता है। इस बीच हम नीचे बाप और बेटे कैंपिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी पिता को ऊपर आसमान में से एक प्लेन नीचे आते हुए दिखता है। वो फौरन भागते हुए गए, लेकिन तभी उनकी कार के ऊपर टायर आकर गिरता है। प्लेन तेजी से नीचे जा रहा है, हर कोई चिल्ला रहा है, इधर ये लड़ रहा है। तभी अचानक से एक जोर का धमाका होता है, फिर हर तरफ अंधेरा छा जाता है। ये प्लेन जिस इलाके में गिरा था वो असल में फेयरबैंक नाम की जगह से कुछ मील की दूरी पर हो। तो वहाँ के इंचार्ज यानी कि फ्रैंक को अपडेट किया जाता है। हमें काले धुएं से भंडार दिखा है टाउन के कुछ दूरी पर। लोकल से पता चला है कि उन्होंने काफी तेज आवाज भी सुनी है धमाके की। इसीलिए फ्रैंक अब फौरन अपने लोगों के साथ चॉपर से पहुंचा। जो देखा वो देखकर दंग रह गया। वहां एक प्लेन क्रैश हुआ था, पर बड़े ही ताज्जुब की बात थी, छानबीन करने पर उनके आसपास सिर्फ मलबा ही मिलता है। इसमें बैठे लोग कहाँ गए? थोड़ा सा दूर जाने पर इन्हें एक सोल्जर घायल हालत में मिलता है जिससे फ्रैंक बात करता है। तो वो अपनी उसी दबी आवाज में इतना ही कह पाता है कि वो हैवान यहीं छुपे हैं, भाग जाओ। और फ्रैंक उसकी बात को समझ पाता कि तभी उस पर हमला हो जाता है। वो भी एक से नहीं बल्कि चारों तरफ से। ये असल में वही कैदी थे जो कि छुप गए थे। उस शॉपर को देखने के बाद ये कोशिश करते हैं किसी भी तरह करके उस शॉपर को हासिल कर ले, लेकिन फ्रैंक ऐसा होने नहीं देगा। इसी हाथापाई में उसके दोस्त को चाकू भी लग जाता है। तो फ्रैंक को मजबूरन खुद की बंदूक निकालनी पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे समझे शूट करना शुरू किया और तब जाकर वो चॉपर तक पहुंचा। सीधा उड़कर फ्रैंक ने पायलट से जल्दी हॉस्पिटल चलने को कहा, क्योंकि उसके दोस्त की हालत काफी गंभीर थी। तो वहीं CIA हेडक्वार्टर में मेन लीडर को इत्तिला किया जाता है। जिन कैदियों को प्लेन लेकर जा रहे थे वो क्रैश हो चुका है, लेकिन ब्रैडफोर्ड को इस बात से ज्यादा चिंता थी कि उसमें बैठा वो एक कैदी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा निगरानी थी वो इस समय पर कहाँ होगा, क्योंकि उनके लिए वो बेहद ही जरूरी है। उनकी बातों से पता चला कि ये लोग उसे हमलॉक के नाम से पुकारते हैं। उसका जुर्म यह है कि उसने 9/11 जैसे हमले में अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए ब्रैडफोर्ड फौरन अपने लोगों से कहकर सिडनी को वापस लाने को कहती है। इस बीच हम सिडनी को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रही थी अपनी कार में। देन वो अपने भांजे के बर्थडे पर चली गई, लेकिन तभी बाहर एक एक करके 4 काली गाड़ियां रुकी और कुछ लोग बाहर आकर सिडनी को उठा ले गए। हालांकि उसने CIA का काम छोड़ दिया, ऐसा उसका कहना है, लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं कि उन्हें ऑर्डर मिले ये करने के लिए। इस बीच फ्रैंक हॉस्पिटल पहुंच जाता है उन घायल लोगों को लेकर। अब उसने पुलिस से कहकर पूरे टाउन में लॉकडाउन लगाने को कहा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले यहाँ एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें न जाने कितने कैदी थे। वो सब इधर उधर भाग गए होंगे और हो सकता है कि शरण लेने के लिए वो यहीं कहीं आए हो। इस बात को सुनकर वो लोग पूरे टाउन को बंद करवा देते हैं। लेकिन जब हैना को इस बारे में पता चला तो वो फौरन फ्रैंक को कॉल करके पूछती है। दरअसल हैना उसी हॉस्पिटल में काम करती है। तो फ्रैंक बताता है कि एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें कुछ खूंखार कैदी थे, हमें सतर्क रहना होगा। दूसरे सीन में हम सिडनी को ब्रैडफोर्ड के सामने देखते हैं, लेकिन पहले तो वो उससे बदसलूकी के लिए माफी मांगता है। फिर वो उससे कहता है कि उसकी सख्त उसे जरूरत है, क्योंकि आतंकवादी हमारी गिरफ्त से फरार हो गए। अगर वो इस देश से बाहर चले गए तो हम पूरी दुनिया के सामने शर्मसार हो जाएंगे। इसीलिए मैं तुम्हें इस काम की जिम्मेदारी देती हूँ, जितनी जल्दी हो सके उसे पकड़ो। इस तरफ फ्रैंक उस सोल्जर से बाकी की बातें जानने की कोशिश करता है। आखिर उस दौरान प्लेन में हुआ क्या था जिसके बाद ये सब हो गया। उसने बताया प्लेन एकदम सही से टेक ऑफ किया था, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसने लेफ्ट इंजन में धमाका हो गया। इसके कारण वो अपना संतुलन खो बैठा और इसमें कुछ कैदी तो उड़ भी गए, पर एक कैदी था जिसके ऊपर हमारी सबसे ज्यादा निगरानी थी। उसने खुद को आजाद कर लिया और हम सारों पर हमला कर दिया। इतने में ही प्लेन जमीन पर आ गिरा जिससे मैं बेहोश हो गया और इसीलिए पता नहीं लगा कि वो कैदी कहाँ गए। अंत में वो उसका शुक्रिया भी कहता है, उसने उसकी जान बचाई। इस बीच हम सिडनी को टाउन में लैंड होते हुए देखते हैं, यानी कि CIA की एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ जिसको देख फ्रैंक सवाल करता है, आखिर CIA इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है।
तो उसने बताया कि हमारा भी एक कैदी था जिसका नाम हेमलॉक है, उसे पकड़ना हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी है क्योंकि वो उस पूरे देश के लिए खतरा है। ये सुनकर फ्रैंक भी समझ गया कि ये कोई मामूली क्रैश नहीं है। वो उसे लेकर फौरन उसी साइट पर गया, पर हम कुछ मरे हुए कैदियों की लाश को देख पाते हैं, जिसको देखकर सिडनी कहती है कि इसका तो गला घोटा गया। अब पूरी छानबीन करने के बाद उसका ये कहना था, हमारे लिए इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स सबसे कीमती है क्योंकि वही बता सकता है कि आखिर गड़बड़ी हुई कहाँ थी। तो फ्रैंक को तो वो अंदर ही अंदर कुछ सवाल खाए जा रहे थे। उसे जानना था कि हेमलॉक की सच्चाई क्या है, पर वो उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो फ्रैंक उससे बोलता है, अभी जिस जगह पर वो खड़ी है वो इसका इलाका और यहाँ उसके पुलिस वाले हैं जिनकी जरूरत है तुम्हें, और इसीलिए मुझे पूरी बात बताओ, उसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सिडनी उसे सारी कहानी बताती है। जिस दिन अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला हुआ उस दिन के बाद से हर एजेंसी अलर्ट हो गई। हम किसी भी ऐसे आदमी को किसी भी चीज़ में इंटरफेयर करने नहीं दे रहे जिस पर हमें शक था, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारी टीम का, यहाँ तक कि मेरे साथ ही काम करने वाला आदमी का हाथ उस हमले में था जिसे मैंने खुद ट्रेन किया था। पर उस दिन के बाद से वो कहीं नहीं दिखा, लेकिन हमने हार नहीं मानी, पूरी आर्मी उसके पीछे लगा दी। तब जाकर वो हमें इराक के एक कस्बे में मिला जहाँ से हमने उसे अमेरिका लाया और अब उसे अल्काट्राज जेल लेकर जाया जा, जहाँ उसकी कैद उसका इंतजार कर रही है। लेकिन एक बारी फिर से वो हमारे कब्जे से बाहर हो गया और तुम्हारी झोली में आ गिरा। इसी दौरान हमें कैदी को देखते हैं जो बड़ी बुरी हालत में भूखा इधर से उधर भटक रहा है कि तभी उसके सामने एक खरगोश आ गया जिसका उसे शिकार करके उसने बड़ी चाव से खाया। पर उसे अब रहने के लिए कोई आसरा चाहिए था जो उसे रात में जाकर मिला। इस घर में सिर्फ एक बूढ़ा शख्स अकेले रहता है, इसी का फायदा उठाकर वो उसे बंदी बना लेता है। इधर फ्रैंक को उसकी बेटी बताती है डैनी जो उसका सबसे करीबी दोस्त था उसकी मौत हो चुकी है। जो सुनने पर वो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि डैनी उसके साथ 24 सालों से था। इतने में उसे याद आया उसका बेटा भी स्कूल में ही है, पर वो एक बारी कंफर्म करने के लिए प्रिंसिपल को कॉल करके पूछता है क्या वो वही है, तो वो कहती है कि मैं कुछ देर में देखकर बताती हूँ। डैनी के जाने के बाद फ्रैंक काफी मायूस हो जाता है। वो अपनी पत्नी हैना के पास आकर बैठ जाता है, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो दोनों अपने काम को लेकर इतना ज्यादा मशरूफ हो गए, उन्हें तो एक दूसरे की कुछ चीजें याद भी नहीं रहती। जो सुनने पर फ्रैंक उसे माफी मांगता है और कहता है जैसे ये काम खत्म होगा उसके बाद तुम सभी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताऊंगा। इतने में उसके पास एक कॉल आई और जल्दी आने को कहा गया। वेयरहाउस जाकर पता चला कि इन्हें एक रेडियो एक्टिव सिग्नल मिला है जंगल के बीच में, लेकिन इसमें किसी ने कुछ बोला ही नहीं। हो सकता है कि यह हेमलॉक का काम हो जो किसी से बात करने की कोशिश कर रहा हो। उसी प्लेन में लगे चुराए रेडियो की मदद से सभी की शक की निगाहें दौड़ पड़ती है क्योंकि इस चीज की गुंजाइश तो है कि वो जरूर किसी से मदद मांग रहा होगा, यानी कि कोई और भी आने वाला है। हम यहाँ फ्रैंक के बेटे ल्यूक को देखते हैं जो असल में स्कूल में नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक कॉटेज में आया हुआ था, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं था। तो वहीं वो कैदी देखता है उस बूढ़े शख्स ने रेडियो से सिग्नल भेजे, यानी कि जो सिग्नल आए थे वो यहीं से आए थे। और इतनी ही देर में बाहर पुलिस आ जाती है, पर इससे पहले कि वो अंदर घुसे उन पे पहले ही हमले हो जाते हैं। वो कैदी एक एक करके सभी को मारना शुरू करते हैं, लेकिन अंत में जब उसे लगता है कि वो अब नहीं बचेगा तो वो उस बूढ़े आदमी को बंदूक की नोक पर लेता है। बस इतना कहता है उसे जाने दो, पर सिडनी होशियार थी। वो एक कुत्ते को छोड़ देती है जो उसे काट कर घायल कर देता है। जब वो उसके पास गई उसे पता चला ये हेमलॉक नहीं बल्कि कोई और ही है। वो तो अभी भी आज़ाद घूम रहा है। इसके बाद वो सीधा वेयरहाउस जाती है और जिन कैदियों की लाश मिली थी उन्हें फिर से देखती है। इस बारी भी उसकी नज़र उसी कैदी पर पड़ी जिसका गला घोट कर मारा गया था, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी उसके हाथ में हथकड़ियों के निशान थे। तब ये लोग कुछ फाइल को खोलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये तो सोल्जर है जिसने कैदी का यूनिफॉर्म पहना। ये देख सिडनी समझ जाती है कि ये किसका काम हो सकता है। वही फ्रैंक को समझ आता है उनके साथ खेला हो गया है। दरअसल जिस सोल्जर को उसने बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि हेमलॉक ही है, क्योंकि सिर्फ वही था जो एक सोल्जर की यूनिफॉर्म में था, क्योंकि बाकी तो जल गए थे। और अभी तक मैंने जितने सवाल उससे पूछे हैं उसने सब कुछ बताया हेमलॉक के बारे में। लेकिन जब तुम यहाँ आई तो तुमने कहा कि यह नेशनल सिक्योरिटी का केस है, इसीलिए किसी से कुछ भी शेयर नहीं किया। तो एक सोल्जर होकर इतना सब कुछ हेमलॉक के बारे में जानना कुछ हजम नहीं हो रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वही है जिसकी हमें तलाश है। फ्रैंक ने फौरन हैना को कॉल करके बताया जिसका तुम इलाज कर रही हो वो आतंकवादी है, इसीलिए वहां से भागो। लेकिन तब तक देर हो चुकी है क्योंकि जब तक ये लोग वहां हॉस्पिटल में पहुंचते वो हैना को एक कैडल पर लेकर बाहर जा चुका है। लेकिन फ्रैंक के लिए बस एक मुसीबत नहीं थी, बल्कि जब उसे ये पता चलता है कि उसका बेटा स्कूल में नहीं है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसीलिए सारा गुस्सा वो सिडनी पर निकालता है, क्योंकि अगर वो उसे पहले ही हेमलॉक की तस्वीर को दिखा देती तो वो उसे पकड़ लेता। लेकिन तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से मेरी बीवी अब खतरे में है,
इस बीच हम देखते हैं कि हेमलॉक ने उस टाउन के टावर में आग लगा दी, जिससे कि अब कोई भी फोन काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ एक वॉकी टॉकी पर कॉल आती है जो सिर्फ फ्रैंक के लिए था, जिसे हेमलॉक खुद बात करता और कहता है कि वो घबराए नहीं, उसकी बीवी उसके साथ सुरक्षित है तब तक जब तक वो उसकी मदद करेगा। अब उसे CIA पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो भ्रष्ट हो चुकी है और उन्होंने मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं खुद की नाकामियों को छुपाने के लिए। पूरा स्टाफ इस चीज को सुन लेता और सबकी नजरें फ्रैंक पर आकर टिक जाती है। किसी ने भी ये कभी सोचा नहीं था इतना बड़ा कैदी एक मामूली से पुलिस ऑफिसर से सीधा बात करेगा, जबकि वहां पर CIA के बड़े बड़े एजेंट मौजूद थे। तो क्या अब फ्रैंक उसकी मदद करेगा या ये सर्वाइवल का खेल लंबा चलेगा? तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है फ्रैंक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां वो सभी को वो सारी बातें बता देता है जो अभी तक लोगों से छुपाई गई थी, जैसे उसके बीवी का अगवा होना, कैदियों का प्लेन क्रैश हो जाना, ताकि वो लोग भी अब सतर्क हो जाए। वहीं दूसरी ओर हम उसी बाप बेटे को देखते हैं जिन्हें एक कैदी ने बंधक बना लिया था। तो एक सेलन नाम का कैदी एक कार के आगे आ जाता है, ये कहते हुए प्लीज उसे पुलिस के पास ले चलो, उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। पैसे दोस्तों किसे पसंद नहीं है। वो लेडी उसे लेकर पुलिस स्टेशन छोड़ देती है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रैडफोर्ड के पास सिडनी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि हेमलॉक ने फ्रैंक की बीवी को अगवा कर लिया। तो अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर ब्रैडफोर्ड कहती है उसे कुछ नहीं पता, उसे किसी भी हाल में हेमलॉक चाहिए क्योंकि उसके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें CIA का सारा डेटा है, जो अगर किसी दूसरे के हाथ लग गया तो न जाने किस किस को पता लग जाएगा हम किससे डील कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारे एजेंट है, सब कुछ। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उसे पकड़ो। इतने में वहां पर फ्रैंक आकर अपना वॉकी टॉकी उससे छीन लेता है और पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, आखिर उसने मेरी ही पत्नी को क्यों अगवा किया। सिडनी उसे शांत करती है, कहती है हम तुम्हारी पत्नी को छुड़ा लेंगे, बस हिम्मत रखो, ऐसे जोश में होश मत खो। इधर हम हैना को देखते हैं जिसे हेमलॉक ने एक जगह पर बंदी बनाया है और उसके पास एक खास किस्म का मदरबोर्ड को भी देखते हैं जिसकी बात ब्रैडफोर्ड कर रहा था। अब धीरे धीरे करके ये केस और पेचीदा होता जा रहा है, इसीलिए कुछ और कमांडोज को वहां बुलाया गया, जिनमें से एक फ्रैंक से कहता है कि तुम बस हमें लोकेशन बताओ, बाकी का काम हमारा होगा। तो फ्रैंक उनसे कहता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं है, फिलहाल अभी उस कैदी से जाकर पूछताछ करो जिसने खुद को सरेंडर किया है, शायद उसे कुछ पता होगा। तभी वो पुलिस के पास भागते हुए आया। इतनी में फ्रैंक को खबर मिली उसके घर पर कुछ हुआ है, तो वो फौरन अपने घर जाता है तो देखता है कि वहां पर हेमलॉक आया था, वो भी उसकी पत्नी के साथ। उसने कुछ रिकॉर्ड भी किया है लेकिन मेमोरी कार्ड अपने साथ ले गया, जिस चीज को देखकर फ्रैंक और ज्यादा परेशान हो जाता है। तो सिडनी उसे दिलासा देती है कि उसे कुछ नहीं होगा, हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। दूसरे सीन में लियो को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने डैड की फंसी हुई कार को आजाद कर रहा है, क्योंकि उन्हें अब अपने घर जाना था। कुछ भी नहीं पता कि असल में यहाँ हुआ क्या है। जब ये दोनों कार को खोलते हैं तो उन्हें उसके अंदर एक घायल आदमी मिलता है। हो सकता है कि ये कोई कैदी हो और ये उसे उठाकर वापस केबिन में ले आते हैं। जिस कैदी ने उस बाप बेटे को बंदी बनाया हुआ था वो अपने और कुछ साथियों के पास जाता है, उन्हें बताता है कि हम इनकी मदद से यहाँ से निकल सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर चारों तरफ पुलिस है। उस दिन की तलाश के बाद उन्हें वो मेमोरी मिल जाती है जिसे प्ले करने पर ये लोग हैना का एक वीडियो देखते हैं जिसमें वो कह रही है कि हेमलॉक की डिमांड है कि उसे 12A पर बैठे कैदी उसके हवाले कर दिए जाएं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फ्रैंक ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि ये उनकी हार होगी। हो सकता है कि वही कैदी हमारी सबसे बड़ी लीड हो। पर सिडनी कहती है कि अगर तुम्हें अपनी बीवी को छुड़ाना है तो ये करना पड़ेगा, परंतु फ्रैंक तैयार नहीं था। उसने कुछ फाइल को तलाशा और पता लगा लिया आखिर उस सीट पर कौन बैठा था। तो उस कैदी का नाम सेलर था। जी हाँ, वही सेलर जिसने कुछ देर पहले सरेंडर किया है। इसीलिए वो उसे पूछताछ करने के लिए जाता है, लेकिन वो तो सीधा ये कहता है मैं किसी भी हेमलॉक नाम के आदमी को नहीं जानता हूँ। फ्रैंक पूछता है चलो एक बात बताओ, तुम चाहते तो भाग भी सकते थे लेकिन तुमने सरेंडर क्यों किया? वो कुछ नहीं बोलता। यही सवाल वो दोबारा करता है लेकिन इस बार वो कुछ नहीं कहता, जो देख फ्रैंक को गुस्सा आता और वो उसे धमकाने लगता है। इससे भी सेलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो कुछ पता ही नहीं था सिवाय अपने नाम के। दूसरी तरफ हेमलॉक सीधे ब्रैडफोर्ड को कॉल करके धमकी देता है मैंने तुम्हारे कंप्यूटर में 72 घंटे का टाइमर लगा दिया है, अगर तुमने मुझे इन 72 घंटों में मारने की कोशिश की या फिर मैं मर गया तो जितना भी डेटा है सब लीक हो जाएगा, तो जितनी जल्दी हो सके मेरी डिमांड पूरी कर दो। तभी अचानक से वही बंधी हुई हैना खुद को फ्री कर लेती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन हेमलॉक से जीत पाना इतना आसान तो नहीं था। वो फिर से उसे बेहोश करके वहीं बांध देता है। इसके बाद हम ब्रैडफोर्ड को परेशान देखते हैं तो वो एक आदमी के पास सलाह लेने के लिए जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसने सिडनी को उसे पकड़ने के लिए भेजा है तो वो उस पर ही गुस्सा हो जाता है।
क्योंकि सरकार के कई मुलाजिम को लगता है जो कुछ भी वो कर रहा है वो सिडनी के सिखाने के बाद ही कर रहा है, इसीलिए 2 दिन के अंदर ये सब कुछ साफ करो और उस लड़की को यहाँ बुलाओ वरना ये लोग उसे जीने नहीं देंगे। फ्रैंक को वो पेन ड्राइव वाली बात भी सिडनी बताती है, जो सुनने के बाद वो समझ जाता है कि आखिर CIA क्यों उसके पीछे पड़ी है। इतने में उसके पास एक ऑफिसर आकर बताता है सेलन ने बता दिया है कि उसने सरेंडर क्यों किया है, इसीलिए अब ये लोग उसके पास जाकर पूछते हैं तो वो कहता है उसे गायब होना था और कहीं दूर जाना था इस जगह से। लेकिन इन लोगों को तो बस ये जानना था कि आखिर हेमलॉक को वो ही क्यों चाहिए, पर इस बारे में तो सेलर को भी नहीं पता। उसका तो ये कहना था कि उसे पता ही नहीं कि ये हेमलॉक है कौन। फ्रैंक इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, ऊपर से उसकी पत्नी की जान भी खतरे में, इसीलिए एक जगह आकर वो चुपचाप बैठ जाता है। इस दौरान हम दूसरी तरफ हेमलॉक को देखते हैं जिसने अभी भी हैना को बांधा हुआ है। अब वो कुछ पॉइंट आउट निकाल रहा है जिसका मतलब साफ है कि अब वो कुछ बड़ा करने वाला है। सभी की मंजूरी के बाद एक प्लान बनाया जाता है। फिर फ्रैंक सेलर को उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां हेमलॉक ने उसे आने को कहा था, लेकिन वो सेलर नहीं बल्कि एक पुलिस वाला ही होता है। जिस जगह पर इन्हें आने को कहा था वो वहीं आकर रुक जाते हैं, लेकिन वो उन्हें और आगे चलने को बोलता है, जो सुनने के बाद फ्रैंक समझ जाता है कि वो हमें उलझा रहा है और कुछ नहीं। तब सिडनी बताती है हमारी टीम को ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और वो उसे लेकर आ रही है। तभी इन्हें समझ में आता है कि असल में उसका प्लान क्या था। उसे वो ब्लैक बॉक्स चाहिए जिसे चुराने के लिए इसने इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया ताकि वो वहां आसानी से उसे चुरा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका क्योंकि सबके पहुंचने से पहले ही सिडनी वहां पहुंच गई। लेकिन उसके पहुंचने से पहले वो वहां से भाग जाता है। कहानी अब यहाँ थोड़ा अतीत में जाती है, ये दिखाने के लिए कि इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई। दरअसल पहले हेमलॉक मोटिवेशनल स्पीचेस दिया करता था जो सिडनी को काफ़ी पसंद आई, इसीलिए वो उससे मिलने गई और कहा कि वो उसके साथ काम कर ले, दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे। पर वो साफ मना करता है ये कहकर कि वो कभी भी पुलिस के लिए काम नहीं करता। हालांकि उसने बताया भी नहीं था कि वो पुलिस से है, पर उसे पहले से पता चल गया कि उसकी हरकतों से। और इधर जंगल में फंसे कुछ कैदियों ने जिन बाप बेटे को बंधक बना रखा था उसमें से बेटा भाग जाता है अपने बाप के कहने पर। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक को रास्ते में एक ट्रक मिलती है जिसमें कुछ एक बॉक्स रखे थे जो सिर्फ फ्रैंक के लिए थे, पर उसके अंदर क्या था ये हमें दिखाया नहीं जा सकता। क्या उसमें हैना का कटा हुआ सर तो नहीं था या फिर ल्यूक के बॉडी पार्ट्स तो नहीं थे, कुछ भी हो सकता है। पर यह राज एपिसोड 3 में हमें देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।